हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों मैंने मॉर्निंग में आयोग के द्वारा जो एक अखबारों के माध्यम से सूचना जारी की गई थी कि जो है प्रवक्ता संबंधी जो भी ये भर्ती परीक्षा निकलने वाली है सामान्य एवं महिला शाखा के अंतर्गत, तो उसकी डिटेलिंग जो है डिटेल एडवर्टीजमेंट अब लोकसेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट में जारी कर दिया है। तो फिलहाल हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी रिक्तियाँ किस किस जगह हैं। साथ ही इस कैटेगरी में हम लोग ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए कितनी कितनी रिक्तियाँ कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं ये देखेंगे। साथ ही इसमें मैं ये देखेंगे कि जो इसका सिलेबस है, इस परीक्षा हेतु जो सिलेबस जारी किया गया है ऑफिशियल, हालांकि मैंने मॉर्निंग वाले में भी दिखाया था आप लोगों को, फिलहाल इसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा उसमें क्या है। साथ ही लिंक मैंने अपने जो इससे पहले वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी कंप्लीट सिलेबस को। साथ ही आप लोग लोक सेवा आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से भी इसने सिलेबस अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस डिटेल एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रकाशन की तिथि है वो 12/10/2020 कही गई है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि, अब यहाँ पे प्रकाशन तिथि तो लिखा है लेकिन ये प्रकाशन तिथि तो आज ही हो गई है 9 अक्टूबर को, लेकिन यहाँ पे प्रकाशन तिथि लिखी है, लेकिन ये प्रकाशन तिथि नहीं, ये आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि होनी चाहिए थी। तो फिलहाल यहाँ पे प्रकाशन तिथि लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग माने कि 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 1 नवंबर 2020 को अंतिम तिथि होने वाली है। साथ ही दोस्तों इसमें जो है आप लोगों को आवेदन करने के पश्चात आप लोग जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसे प्रिंट आउट के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण आपकी जो शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो भी दस्तावेज हैं उनको आप लोग आयोग में सेंड करना है, जिसकी भी अंतिम तिथि दे रखी है 16/11/2020 तक का आप लोग उसे सेंड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में मेनली ये चीज़ जानेंगे कि इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता क्या रखी गई है और सीटों का विवरण क्या है। चलिए देख लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या, और आप लोग इस पूरे डिटेल एडवर्टीजमेंट को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मैं इसे पॉज कर रहा हूँ, साथ ही आप लोग डिटेल इसकी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। चलिए देख लेते हैं सीटों का विवरण। तो सबसे पहले इसने 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। पहला पार्ट तो ये है कि प्रवक्ता संवर्ग में जो सामान्य शाखा है वहाँ पे 544 पदों का विवरण दे रखा है और शेष जो है महिला संवर्ग वाले में हम लोग इसे देखेंगे। तो सामान्य संवर्ग में देख लेते हैं कि किस किस के लिए कितने कितने पद हैं। तो टोटल तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 544 पद हैं और यहाँ से लेके 1 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का ये आपके सब्जेक्ट वाइज कित रिक्तियाँ का विवरण दे रखा है। तो बात कर लेते हैं टोटल, अगर हम बात करें 544 रिक्तियाँ टोटल निकली हैं, जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 105 और अनुसूचित जनजाति के लिए 27, और अगर हम बात करें ओबीसी के लिए 80, और अगर हम फिर बात करें आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए इसमें 49 सीटों का विवरण दे रखा है। साथ ही टोटल अनारक्षित जो सीटें हैं वो हैं आपकी 283 पद। अब दोस्तों यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप लोग सबसे पहले इस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद सबसे पहले तो आप अपना जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उसको देखिए और उस हिसाब से अगर आप लोगों के सब्जेक्ट की जो सीटें इसमें आ रही हैं, आप एलिजिबल हैं तो आप उसे ज़रूर भरिएगा। तो ये तो डिटेल एडवर्टीजमेंट इसने दे रखा है, साथ ही इसने 36 आरक्षण वाला भी दे रखा है। चलिए उसे भी देख लेते हैं। 36 अभी तक इन रिक्तियों में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकली हैं दोस्तों वो निकली हैं आपकी हिंदी के लिए। हिंदी से जिसने पीजी कर रखा है उसमें 84 पोस्ट निकली हुई हैं और 84 का विवरण ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसमें साथ साथ ही इसने डिटेल एडवर्टीजमेंट भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 36 आरक्षण का डिटेलिंग दे रखी है कि महिलाओं के लिए कितनी है और जो है पीएच के लिए कितनी है, पुरुष सैनिक कितनी है। तो ये 36 आरक्षण के माध्यम से भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो टोटल सबसे पहले इसने एससी का विवरण दे रखा है अनुसूचित जाति हेतु। तो यहाँ पे टोटल पद हैं 105 और जो महिलाओं के लिए 27 पद, और अगर हम बात करें पुरुष सैनिकों के लिए कोई पद नहीं है। और इस प्रकार टोटल ये 105 पदों का विवरण दे रखा है एससी के अभ्यर्थियों के लिए। इसी प्रकार सभी आप लोग यहाँ पे 36 आरक्षण की डिटेलिंग देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एसटी वालों के लिए, और ये वाला पार्ट देख सकते हैं ओबीसी वालों के लिए, और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि किन किन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, और जितने भी जो अलग अलग एक्स सर्विसमैन हैं, पीएच हैं, और जितने भी लोग हैं उनके लिए ये डिटेल एडवर्टीजमेंट 36 आरक्षण के माध्यम से ये 544 पदों का उन्होंने विवरण दे रखा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें
अब बात करते हैं महिला शाखा में। महिला शाखा के अंतर्गत 27 पदों का जो है विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जो है मेनली टोटल 27 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 7 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और जो है ओबीसी के लिए 5 पद हैं और आर्थिक रूप जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए कोई भी पद नहीं है और अनारक्षित आपके जनरल के लिए आपके 14 पद है। साथ ही आयोग ने इसका भी डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट में कि किस श्रेणी में किस किस के लिए कितनी कितनी सीटें हैं, आप लोग इस 36 आरक्षण विवरण वाले पॉइंट में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे को आप लोगों के लिए जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है वो क्या रखी गई है। हालांकि जो शैक्षणिक अर्हता पहले थी वही अभी भी है, फिलहाल देख लेते हैं क्या शैक्षणिक अर्हता है। तो बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता और अधिमानी अर्हताएँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले जो है समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र, गणित और मनोविज्ञान, अंग्रेजी। तो इनके लिए जो सबसे पहली शैक्षणिक अर्हता है तो सबसे पहले तो उन्हें विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए और यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप लोगों ने या तो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से, महाविद्यालय से LT डिप्लोमा लिया हो या भारत सरकार मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि करी हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक पॉइंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस पॉइंट को लेकर कि यहाँ पे ये बोलता है स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र में स्नातक। तो दोस्तों यहाँ पे स्नातक की जो उपाधि है वो सिर्फ बीएड वालों को ही मान्य होती है। जैसे अगर आपने एजुकेशन से बीएड किया होगा तो वो मान्य नहीं होता है। आप लोग इस पॉइंट को क्लियर करते हुए चलें। अगर आप लोगों को उसमें फिर भी डाउट होता है तो आप किसी विश्वविद्यालय से कांटेक्ट करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता ले भी सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नहीं लेते हैं। जिस शिक्षा शास्त्र एजुकेशन वाले अगर आपने सब्जेक्ट से अगर स्नातक किया है तो उसको नहीं लेते हैं। फ़िलहाल आप लोग देख लीजिएगा, बीएड वाले तो इसमें मान्य ही हैं, लेकिन जिन्होंने एजुकेशन सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है वो लोग पता कर सकते हैं विश्वविद्यालय में जाकर। साथ ही दोस्तों अधिमानी अर्हताएँ सभी के लिए एक जैसी हैं। अधिमानी अर्हताओं का मतलब ये होता है जब आप एक ही कैटेगरी के कोई 2 लोगों के समान मार्क्स आ जाते हैं तो अधिमानी अर्हता जिसके पास होती है तो उसको पहले लेते हैं, अधिमानी अर्हताएँ वो होती हैं। चलिए देखते हैं अब नागरिक शास्त्र में अगला जो पॉइंट दे रखा है नागरिक शास्त्र का, उसमें भी दोस्तों आप लोगों को PG होना चाहिए, साथ ही आप लोगों को बीएड की उपाधि होनी चाहिए। तो इस प्रकार जितने भी ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, चाहे वो आपके नागरिक शास्त्र के हो, जीव विज्ञान के हो, हिंदी के हो या फिर बात करें संस्कृत के हो और प्रवक्ता कला और कृषि शास्त्र, तो इस प्रकार जितने भी ये सब्जेक्ट दे रखे हैं आप इसमें मेनली जो योग्यता रखी गई है आपकी PG के साथ साथ आप लोगों का बीएड होना अनिवार्य है। तो आप लोग अगर ये सब्जेक्ट आप लोगों के PG में हैं और साथ ही आपने बीएड किया है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं इस एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया है। आगे दोस्तों साथ ही दोस्तों जो अब भर्ती प्रक्रिया की नियमावली है वो 2019 में जारी कर दी गई थी, जिसमें अब इसमें इंटरव्यू की जो प्रोसेस है वो पूर्णतः हटा दी गई है। और अब देख लेते हैं इसके अंतर्गत और क्या मेन जो बातें हैं वो देख लेते हैं। साथ ही इसका वेतनमान भी दे रखा है दोस्तों, लेवल 8 में आप लोगों को जो है इसमें रखा गया है। और आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं। इसमें आयु सीमा क्या रखी गई है। आयु सीमा की अगर हम बात करें 1 जुलाई 2020 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। साथ ही आप 42 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इसे देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों उच्चतम आयु सीमा में भी छूट रखी गई है जो SC ST OBC जो भी हैं। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और उत्तराखंड में जो भी आयु संबंधी जो छूट मिलती है उसी के अधीन है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले समूह ग के अधिकतम आयु सीमा की छूट 10 वर्ष की छूट अनुमन्य रहेगी, ये आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही जिसके लिए जो छूट हैं आप लोग इस पूरे पैराग्राफ को पढ़कर देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी एज में छूट दी गई है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। बाकी दोस्तों ये बेसिक सी जानकारी हैं जो हर विज्ञप्ति में रहती हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये फॉर्म फिल करने का भी इन्होंने आप लोगों का एक
जो है स्क्रीनशॉट दे रखा है कि आप लोगों को कहाँ किस पॉइंट में कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट जो इसका पूरा एडवर्टीजमेंट। मैं अब आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, जो इसका सिलेबस है वो मैंने जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोग देख सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही फिर भी मैं बता देता हूँ जो इसका मेनली जो सिलेबस है दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती है। स्क्रीनिंग परीक्षा में अगर हम बात करें तो 150 नंबर का आप लोगों का एक पेपर होता है जिसकी अवधि 2 घंटे की होती है। और इस 150 में मेनली जो है शिक्षण अभिरुचि जो है एक सब्जेक्ट है, शिक्षण अभिरुचि आएगा आपका। साथ ही दूसरा पॉइंट आपका सामान्य हिंदी आती है, सामान्य उत्तराखंड आएगा, और सामान्य आपकी जो है आपका तार्किक शक्ति यानी हम जिसे हम बात करते हैं रीजनिंग। और साथ ही दोस्तों इसमें जीएस का भी कुछ पार्ट इंक्लूड है, तो डिटेलिंग वाला जो है आप लोग उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर हम स्क्रीनिंग परीक्षा की बात करें, मेनली 4-5 सब्जेक्ट हैं इसमें। आपको हिंदी पढ़नी है, उत्तराखंड पढ़नी है, और अगर हम बात करें सामान्य जो आपका अध्ययन है वो पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, और शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट पढ़ना है, और रीजनिंग पढ़नी है। तो इतने पार्ट अगर आप स्क्रीनिंग परीक्षा पास करते हैं तो इसके लगभग आयोग जो है 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता है एक सीट पर। तो उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए उसे क्वालिफाई करता है। और मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या है? मुख्य परीक्षा का पैटर्न अब बहुत ही अच्छा कर दिया गया है, क्योंकि आपने जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है या जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से संबंधित आपके 200 नंबर का पेपर होगा, जिसकी अवधि उन्होंने 3 घंटे की रखी गई है। और साथ ही हर सब्जेक्ट की डिटेलिंग उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दे रखी है। जो सिलेबस मैंने अपलोड किया है आप लोग उसे देख सकते हैं। और जो आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है वो आपके इसी जो 200 नंबर का पेपर होने वाला है संबंधित सब्जेक्ट से, उसी के माध्यम से आपका अंतिम चयन होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो ये था कंप्लीट जो एडवर्टीजमेंट का कुछ सारांश मैंने आप लोगों को संक्षिप्त माध्यम से समझा रखा है। बाकी आप लोग इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।